ऐसी तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में अपने माँ और पिताजी को बेसहारा बना दे। विशाल, तुझे बस अपनी कमाई और पैसों की पड़ी है। कभी अपने माँ पिताजी को जाकर संभाला भी है तूने? तेरी माँ और बाबूजी किस हालत में जी रहे हैं? राजेश ने अपने जिगरी दोस्त विशाल को समझाना चाहा। राजेश, तू मेरा दोस्त है तो बस दोस्त ही बनकर रह। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी मत कर। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं। अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब मुझे तुझसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा अस्पताल है और इतने मरीज आते हैं, मुझे वहाँ जाने का समय ही नहीं मिलता है। एक दिन भी जाऊँगा तो मेरे हज़ारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, पर तू मेरी हालत कभी नहीं समझेगा। लैपटॉप पर काम करते करते विशाल ने कहा। उन लोगों की जिद है, उन्हें वहीं रहना है, तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तो उनके पास नहीं जा सकता हूँ। मेरे खुद का ही इतना खर्चा है, उन्हें हर महीने कैसे पैसे भेज दूँ? हर मम्मी और पापा को यही तो चाहिए होता है कि बुढ़ापे में बेटा उन्हें कमाकर पैसे भेजता रहे। मैं वहाँ बार बार जाऊँगा तो तरक्की कैसे कर पाऊँगा? अरे पैसे की तो तू बात ही मत कर। इतना पैसा कमाता है, थोड़ा सा भेज देगा तो गरीब नहीं हो जाएगा। ना तेरे पास थोड़ा समय है, ना ही पैसा। अपने माँ बाप का इकलौता औलाद है तू, मिलने का तो मन करता ही होगा उनका। इस बार तो तू दिवाली पर भी नहीं गया था। अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते हैं तेरे माँ पिताजी। राजेश ने अपनी बात खत्म की। विशाल को देखकर लग रहा था कि वो अपने काम में व्यस्त था और राजेश की बातें सुन के भी अनसुनी कर रहा था। राजेश गांव जाकर विशाल के माँ और बाबूजी से मिलकर आया था और वहाँ की सभी बातें उसे बता रहा था। विशाल अपने माँ और बाबूजी का इकलौता बेटा था। शुरू से ही बड़ा होशियार था, हर काम को लगन से करता था। बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी खेती बाड़ी अच्छे से संभालेगा। जब विशाल बड़ा हुआ तो एक दिन उसे चोट लगी और बाबूजी उसे दिखाने गांव के ही डॉक्टर के पास में गए थे। गांव में एक ही डॉक्टर था और वो बड़ा भाव खाता था और उसने बाबूजी से भी अच्छा पैसा वसूला। तब जाकर के विशाल का इलाज किया। आता जाता हर गांव वाला उन्हें नमस्कार कर रहा था। विशाल के मन में उसी दिन से डॉक्टर बनने की ललक जागी। उसने मालूम किया और डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा दे दी। अच्छे से तैयारी की तो उसका चयन हो गया। माँ और बाबूजी नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और उन्हें छोड़कर दूर कहीं जाए, पर विशाल अपनी जिद पर अड़ा था कि उसे डॉक्टर ही बनना है। आखिर में उसने बाबूजी को ये कहकर मना लिया कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और कम दामों में गांव वालों का इलाज करेगा। बाबूजी ने फिर हाँ कर दी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और विशाल का चयन हो गया। वो पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब ये खेती बाड़ी कौन संभालेगा? आपने विशाल को शहर पढ़ने क्यों भेज दिया? विशाल की माँ ने चिंता जाहिर की। तू चिंता मत कर, जब विशाल डॉक्टर बनेगा तो वो गांव वालों की सेवा करेगा और अभी तो मेरे हाथों में दम है। मैं सब संभाल रहा हूँ, आगे भी संभाल लूँगा। तू बस अपने बेटे को आशीर्वाद दे ताकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर की पढ़ाई तो काफ़ी महंगी होती है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम कैसे उसे पढ़ाएंगे? विशाल की माँ ने फिर से चिंता जाहिर की। तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। अपनी ये ज़मीन गिरवी रख देंगे और जो पैसा मिलेगा उसे बैंक में जमा करा देंगे और हर महीने उसे भेजते रहेंगे। ज़मीन तो हमारी माँ है, मैं उसे गिरवी नहीं रखने दूंगी, विशाल की माँ ने चीख कर कहा। अरे, जब विशाल डॉक्टर बनेगा तो इतना कमाएगा कि ये ज़मीन भी छुड़ा लेगा और ऐसी कई ज़मीनें खरीद लेगा। बाबूजी ने विश्वास दिलाया। विशाल पढ़ाई के लिए आगे चला गया। उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, उसमें ऊंची डिग्री ली और उसकी एक अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। वहीं पर ज्योति से मिला और जल्दी से ही शादी कर ली। ज्योति भी डॉक्टर थी और वो भी गांव जाना पसंद नहीं करती थी। माँ बाबूजी इधर शहर आते तो
भी उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो उनके स्टेटस से मैच नहीं करते थे। इसी वजह से माँ और बाबूजी विशाल के पास कम आते थे। उन्हें अपने ही घर में जैसे तैसे रहना अच्छा लगता था। ज़मीन गिरवी रख के जो पैसा मिला था वो तो पूरा विशाल की पढ़ाई में लग गया। अब बाबूजी को अपनी ज़मीन छुड़ानी थी। उनका ब्याज भरना मुश्किल हो रहा था। वो कई बार विशाल से कह चुके थे, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। अभी बाबूजी, मेरी इतनी कमाई नहीं है। फिर आपको तो पता है कि बड़े शहरों में बड़े खर्चे होते हैं। मेरी भी शादी हो गई है। आप ज़मीन को भूल जाओ और कोई दूसरा काम देख लो। विशाल जवाब देता है, बेटा, ये ज़मीन मेरी माँ है, इसे कैसे भूल जाऊँ? इसने मुझे और मेरे परिवार को पाला है, और तू भी डॉक्टर इसी की वजह से बना है। ये ज़मीन ना होती तो हम तुझे पढ़ा नहीं पाते। तू कैसे भी करके इसे छुड़ा ले। बाबूजी की बातों का विशाल पर असर नहीं होता है। अपने ही माँ बाबूजी के त्याग और तप को भूल गया था। ज्योति गांव जाना पसंद नहीं करती थी, ना ही विशाल के माँ बाबूजी को आने देती थी। ज्योति खुद भी डॉक्टर थी और उससे भी समय नहीं मिलता था। विशाल और ज्योति अपने डॉक्टर के जीवन और शहरी चकाचौंध में खो गए थे। ज्योति को बेटा हुआ और 2 महीने के बच्चे को वो क्रेच में छोड़ आती थी। विशाल की माँ का मन जलता था। वो चाहते थी, ज्योति के पास समय नहीं है तो हम कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाएं। पर ज्योति विशाल के माँ और बाबूजी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी। कोई ना कोई बहाना बना देती थी। सुनो जी, अपने विशाल का बेटा अब बड़ा हो गया होगा। बड़ा मन करता है उससे मिलूं, उसके साथ खेलूं। बस 5 दिन के छोटे से पोते को देखा था और अब तो महीने हो गए हैं। विशाल की माँ अपने पोते को बहुत याद करती थी। मैंने तो सोचा था अपना विशाल यहीं गांव में अस्पताल खोलेगा और यहीं हमारे साथ रहेगा। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर इसी उम्र में औलाद शहरी चकाचौंध में अपने पालनहार को भुला देती है। अब मुझसे ज़मीन पर ज़्यादा खेती भी नहीं होती है। बूढ़ी हड्डियाँ जवाब देने लगी हैं। अब ये घर का सुनसान आंगन भी देखा नहीं जाता। काश विशाल यहाँ रहता तो उसकी संतान तो इस आंगन में शोर मचाती और चहल पहल सी लगी रहती। बाबूजी भी निराशा से कहते हैं, सही समय पर ब्याज ना चुकाने से ज़मीन भी हाथ से चली गई और विशाल के माँ बाबूजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद और भंडारे पर निर्भर रहने लगे। विशाल उनकी बसर, उनकी हालत देखकर उन्हें हर महीने पैसे भेजने लगा था और ज्योति उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं थी। अब विशाल का बेटा अंकुर बड़ा हो रहा था। उसने भी डॉक्टर बनने की इच्छा जताई और वो भी विदेश में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। इधर अपने शहर में बड़ा सा लोन लेकर विशाल ने एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दिया ताकि अंकुर उसे संभाल सके। अंकुर विदेश से डॉक्टर बनकर लौटा तो विशाल ने बड़ी सी पार्टी दी और कहा कि अब ये अस्पताल अंकुर संभाल लेगा। पर अंकुर ने सबके सामने बोल दिया कि वो भारत में रहना ही नहीं चाहता है। वो तो वहीं विदेश में ही सेटल होना चाहता है। विशाल और ज्योति के पैरों से ज़मीन सरक गई। अंकुर, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने तो ये अस्पताल बनवाना तभी शुरू कर दिया था जब तुम पढ़ने गए थे। हमें लगा था हम तुम्हें सरप्राइज देंगे, पर तूने तो हमें ही इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। भारत में रहने में बुराई क्या है? सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ हैं। विशाल ने अंकुर को समझाते हुए कहा, पापा, ये मेरी ज़िंदगी है। इसे मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने वहाँ रोजी से शादी कर ली है और वो भारत नहीं आना चाहती है। उसे यहाँ का पिछड़ापन और दकियानूसीपन जरा भी पसंद नहीं है और रोजी अभी माँ बनने वाली है। मैं यहाँ ज़्यादा रुक भी नहीं सकता हूँ। वहाँ जाकर रोजी को संभालना है और नौकरी भी करनी है। मुझे कल ही निकलना है। अंकुर ने बिना किसी लाग लपेटे के सीधे अपनी बात कह दी। विशाल और ज्योति सुन्न हो गए।
उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ज्योति की आंखें भर आई। अंकुर, हम बुढ़ापे में अकेले कैसे रहेंगे? तेरे लिए ही हमने इतना लोन लेकर अस्पताल बनवाया है, अब तू ही हमें छोड़कर जा रहा है, विशाल ने कहा। ज्योति भी बोलने लगी, मेरे बच्चे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? जैसे मैं बचपन में क्रेच में रहता था, आप भी रह लेना। ज़्यादा मन नहीं लगे तो वृद्धाश्रम चले जाना, आपका मन लग जाएगा। दादा दादी वृद्धाश्रम में रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ज्योति स्तब्ध रह गई। उनके सामने अपने सास ससुर की तस्वीर आ गई। अभी मानो कल ही की बात है, जब माँ बाबूजी बीमार थे तो विशाल रिश्तेदारों के डर से उन्हें ले आया था ताकि उनका इलाज करवा सके, पर ज्योति उन्हें घर में रखने को तैयार नहीं थी। इसलिए विशाल ने उन्हें अपने ही शहर में एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया था ताकि रिश्तेदारों की बातें नहीं सुननी पड़े। ज्योति ने लंबी गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। आज वो अपने ही बेटे से नज़र नहीं मिला पा रही थी, जैसे अंकुर के रूप में उसके बुरे कर्म उसे सजा दे रहा हो। उसने अंकुर से फिर आगे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। विशाल को भी आज आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। अपने किए गए कर्म और अपनी कही गई बातें उसे भी याद आने लगी। राजेश, उसका दोस्त, उसे याद आ रहा था, जो उसे समझाता था, पर उसने उससे भी दोस्ती नहीं रखी। अंकुर अगले दिन वापस चला गया। उसी दिन विशाल और ज्योति वृद्धाश्रम गए। उन्हें सामने देखकर माँ बाबूजी के चेहरे खुशी से चमक गए। आज तो बहू भी आई है, ये देखकर अम्मा ने अपने हाथों से कंगन ज्योति को पहना दिए। ज्योति शर्म और आत्मग्लानि से जमीन में गड़ी जा रही थी। किस मुंह से और कैसे माफ़ी मांगे? कितने साल हो गए शादी को, उसने कभी अपने सास ससुर की परवाह नहीं की। आज जब उसका खुद का बेटा चला गया तो उसे माँ का दर्द महसूस हो रहा था। माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोई। उसने एक माँ होकर दूसरी माँ को अपने बच्चे से दूर रखा। विशाल के कान भरती रही, उसके दिल में भी जहर भर दिया। विशाल को वो अपने माँ बाबूजी के पास जाने भी नहीं देती थी। पोते अंकुर को भी बरसों दादी से दूर रखा। कितना बड़ा पाप किया था, कितनी पीड़ा दी थी। मातृत्व का असली मतलब उसे आज पता चला। उसने अपने बच्चे को अपने से दूर रखा और वहीं विशाल को भी मातृत्व की छाया से वंचित रखा। तभी तो सभी दर्द और पीड़ा उसे ब्याज समेत वापस मिल गए हैं। विशाल के माँ बाबूजी की जर्र हालत थी। अब उनकी भी उम्र हो चली थी। उन्हें विशाल और ज्योति घर ले आए। तभी कुछ देर बाद घंटी बजती है। सामने अंकुर था। ज्योति के थके हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मम्मी पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बचपन से आपसे दादा दादी के बारे में पूछता था, पर आप मुझे गांव नहीं ले जाते थे। अभी पिछली छुट्टियों में मैं जब आया था तो पापा वृद्धाश्रम में बात कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वहाँ रहते हैं। मेरा मन दर्द से भर गया। मैं आपको कैसे समझाता? मैं नाटक कर रहा था। मेरी कोई शादी नहीं हुई है, कोई बच्चा नहीं होने वाला है। मैं यहीं रहकर अस्पताल संभालूंगा और अपने पूरे परिवार के साथ रहूंगा। भारत की ही लड़की से शादी करूंगा। बरसों से मन था कि अपने दादा दादी और दादी के साथ में रहूं। वो अब पूरी हो रही है। हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। पारिवारिक एकता और अपनापन जिस घर में हो, वहाँ सब सुख होते हैं। अंकुर की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज ज्योति को भी सबक मिल गया और माँ बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहते थे। पाठकों, परिवार बेटे और बहू उनके बच्चे से ही मिलकर बनता है। आजकल लोग बुजुर्ग को साथ नहीं रखना चाहते हैं। अकेलापन हर जगह छाया हुआ है। आप अपने माता पिता को पैसे भेज दो, उनका ख्याल रखो, ये चीज़ उन्हें खुशी नहीं देती है। आप अपने माता पिता के साथ हमेशा रहो, ये चीज़ उन्हें हमेशा खुशी देती है। जो उनके चेहरे पर
खिली रहती है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।